Hello everyone, welcome back to the channel Decode with ED. Today we will be learning about some of the common mistakes people often do in the interview and one should avoid it in the interviews. So, my name is Ayush Jagania and I will make sure that you won't make these mistakes in the interview. And at the end, I have a bonus tip for you, so make sure to watch till the end. So, the first mistake is नॉट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ बिफोर द इंटरव्यू. सो होता क्या है कि हमारे पास जो लैपटॉप है, बहुत लोगों के पास ऐसा लैपटॉप होता है जो प्रॉपरली वर्किंग नहीं होता. वो है तो हैंग करता हो या स्लो हो काफ़ी. सो फिर हो सकता है कि स्क्रीन शेयर करें सो लैपटॉप हैंग करने लग जाए. तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए कि अपने फ्रेंड से लैपटॉप या किसी से लैपटॉप एक बार ले लेना चाहिए जो अच्छे से प्रॉपरली वर्किंग हो, ताकि इंटरव्यूज़ में आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए. Also make sure to charge your laptop before the interview and also keep the charger with you so that कि अगर इंटरव्यू के बीच आपकी बैटरी लो हो रही है तो आप चार्ज कर सकें. लेकिन आप मान लो इंटरव्यू 1 घंटे 1.5 घंटे की होती है, तो 1 घंटे में अगर आपकी बैटरी डाउन हो गया फिर आप चार्जर के लिए हंसा करोगे. तो इंटरव्यू के टाइम खुद को परेशान नहीं करने के लिए हम चार्जर वगैरह साथ में रखेंगे तो हमारे लिए इंटरव्यू का प्रोसेस ईजी हो जाएगा. दूसरा टॉपिक है कि वाईफाई. सो ये मेक श्योर करना है कि जिस वाईफाई से आप कनेक्टेड हैं वो प्रॉपरली वर्किंग हो. मान लेते हैं कि आप कॉलेज में हो या कॉलेज में इंटरव्यू दे रहे हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि हॉस्टल्स वगैरह में वाईफाई अच्छे से नहीं आती. तो किसी क्लासरूम वगैरह में जहाँ पे अच्छे से वाईफाई हो, आप वहाँ जाकर 1 घंटे पहले अपना सीट बुक कर सकते हो ताकि आपके पास एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू. लेट्स से कि मान लेते हैं आप इंटरव्यू दे रहे हो, आधे घंटे बाद आपका वाईफाई कनेक्शन किसी कारण से कट हो जाता है. ओके, तो इंटरव्यूअर पर ये एक थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट आएगा कि हाँ हो सकता है कि बंदे ने कट कर दिया हो चीटिंग करने के लिए. सो हमें मेक श्योर करना है कि ऐसे निगेटिव इम्पैक्ट्स हम इंटरव्यूअर पे ना डालें. थर्ड है तो कॉपी पेन. कॉपी पेन हमेशा अपने इंटरव्यू के देते वक्त अपने पास रखना चाहिए. कॉपी पेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्यों? क्योंकि हमें कॉपी पेन पे हमेशा नोट करते रहना चाहिए कि इंटरव्यू में क्या बोल रहा है, क्या सवाल है. ओके, हम इसका एक एग्जाम्पल एट द एंड टैकल करेंगे. द एग्जाम्पल हम लेते हैं, थोड़ी देर में लेते हैं इसका. इसका एक और है कि वाटर बोतल अपने पास रहना चाहिए. मान लेते हैं कि इंटरव्यू आपका 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, तो आप लगातार बोल रहे हो अपने इंटरव्यू में. ओके, तो आपको प्यास लग जाएगा. तो अगर बोतल आपके पास होगा तो आप इंटरव्यूअर से पूछ कर पानी पी सकते हो. अदरवाइज़ हो सकता है कि 1 घंटे बाद आपको जैसे प्यास लगने लग जाए, तो होता है ना कि आप खांसने लग जाए और खुद कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो बोलने में दिक्कत आती है. हम एक एग्जाम्पल लेके ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉपी पेन इंपॉर्टेंट क्यों है. ठीक है, देखो कॉपी पेन क्यों इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू में जो भी चीज़ बोल रहा है अगर वो तुम नोट करोगे या फिर तुम जो सॉल्यूशन सोच रहे हो उस सॉल्यूशन अगर कॉपी पे सोचोगे तो इट कुड बी अ स्मूथ प्रोसेस फॉर यू. लेट्स टेक टू एन एग्जाम्पल ऑफ 2 स्टूडेंट. वन इज उमंग कुमार एंड वन इज दीपक शर्मा. ओके, दे बोथ हैव एन इंटरव्यू. सो जो दीपक शर्मा है वो और जो उमंग है दोनों ही कोड फोर्सेस एक्सपर्ट है. मान लेते हैं कि दोनों ही एक्सपर्ट हैं अपने कोड फोर्सेस पे. ठीक है, तो दोनों ही इस बात के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि सवाल कुछ भी आए वो बना देंगे. अब यहाँ पे दीपक शर्मा क्या है, वो डिकोड विद ईडी को फॉलो करता है, वो मुझे फॉलो करता है. तो उसे पता है कि कॉपी पेन लेके बैठना है, तो अब वो कॉपी पेन लेके बैठा है इंटरव्यू में. और उमंग भी एक्सपर्ट है तो वो सोच रहा है कि सवाल तो मैं बना ही लूँगा, मुझे कॉपी पेन की क्या ज़रूरत. तो वो भी बैठ जाता है. ठीक है, अब मानते हैं कि दीपक शर्मा का जो इंटरव्यू हो रहा है, तो इंटरव्यू ने जो सवाल पूछा वो थोड़ा लेंदी था और उसमें कुछ वैल्यूज़ दिए थे, जैसे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, एंड लेट से कुछ फाइंड करना था. तो दीपक शर्मा ने क्या किया, वो सारे वैल्यूज़ कॉपी पे नोट कर लिए. फिर उसने अपने दीवार में एक सॉल्यूशन जनरेट किया और उस सारे वैल्यूज़ को पुट करके एक आउटपुट जनरेट किया, एक आंसर जनरेट किया और फिर उसने एक बार में इंटरव्यूअर को बता दिया. वहीं पे दूसरे केस में क्या हो रहा है कि उमंग कुमार ने भी सवाल सुना, उसके पास भी सेम सवाल था, इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल्स वैल्यूज़ थे, लाइक ए के वैल्यू, बी का वैल्यू, सो ऑन, एंड कुछ फाइंड करना था. तो उसने भी अपने दिमाग में एक सॉल्यूशन निकाला और फिर उसने कैलकुलेट करना चालू किया. तो हो गया कि हो सकता है कि उसके दिमाग से बी का वैल्यू स्किप हो गया हो, सी का वैल्यू स्किप हो गया हो. तो वो इंटरव्यूअर से पूछता है कि सर कैन यू रिपीट द वैल्यू ऑफ सी, कैन यू रिपीट द वैल्यू ऑफ बी. तो ये गलत नहीं है, मतलब सवाल तो पूछने चाहिए इंटरव्यू से, ये कम्युनिकेशन है. बट उसमें होता क्या, मैं आगे बताऊंगा. जैसे कि अब उसने सवाल पूछा बी का वैल्यू बता दो, रिपीट करने बोल दिया. ठीक है, अब बी का वैल्यू उसने रिपीट किया, उसने भी सॉल्व किया और बता दिया. तो इंटरव्यू खत्म हो चुका है. उसके बाद उमंग और दीपक मिलते हैं, दोनों ने एक दूसरे से बात किया, तो दोनों ने कहा कि दोनों का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है. ठीक है, अब इंटरव्यूअर जाता है एचआर के पास और उसको कहता है कि ये इंटरव्यू दोनों ही बंदे बहुत अच्छे थे, आप दोनों को ले लो. तो एचआर कहता है कि नहीं नहीं भैया, एक की ही रिक्वायरमेंट है, हम एक को ही लेंगे. आप एक नाम लिख के चले जाओ, मुझे तो नहीं पता कि आप क्या पूछ के आए हो, मुझे तो पता भी नहीं क्या होता ये सब चीज़, तो आप एक नाम लिखो चले जाओ.
अब इंटरव्यू में क्या सोचेगा कि दीपक शर्मा ना थोड़ा क्विक था, थोड़ा लिसनिंग भी इसकी अच्छी थी, एक बार में सवाल सुना, एक बार में जवाब दिया, ख़त्म। वहीं उल्टे साइड उमंग ने क्या किया, एक बार सवाल सुना, फिर सवाल रिपीट भी करना पड़ गया उसको। तो दीपक को कोई काम देना होगा तो एक बार में काम दे देंगे और वो एक बार में काम ख़त्म कर देगा। वहीं शायद सीधे उमंग को हम लोग सवाल दें या उमंग को कोई काम दे तो वो थोड़ा दिक्कत होगा उसको समझाने में, या फिर वो बार बार सवाल पूछेगा। तो ऐसा कुछ माइंडसेट लगा के उसने दीपक को चूज़ कर लिया, वहीं उमंग चूज़ नहीं हुआ, उमंग रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उमंग को पता ही नहीं कि वो क्यों रिजेक्ट हुआ। वो इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि उसने कॉपी पेन नहीं रखा था, उसने इंटरव्यू की बातों को नोट नहीं किया और अच्छा आंसर डिलीवर नहीं किया। सो कॉपी पेन इज़ अ मस्ट। कॉपी पेन रखिए, लिखिए, कॉपी पेन पे ही अपने एल्गोरिथम्स को सोचिए। दूसरे कॉमन मिस्टेक मूव करते हैं। सो जो दूसरा कॉमन मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रेज्यूमे। रेज्यूमे की बात करते हैं। हम ना अपने रेज्यूमे में कुछ भी लिख देते हैं। कोई बच्चा है, कोई मान लेते कोई एवरेज बच्चा है, अब वो सोच रहा है कि उसका रेज्यूमे अच्छा नहीं है तो अपने रेज्यूमे में बड़े बड़े वर्ड लिख देगा। वो रिएक्ट जैसे लिख देगा, वो नोड जैसे लिख देगा, वो वेब 3 लिख देगा, वो पाइथन लिख देगा। अब मान लेते हैं कि उसको आता ही नहीं नोड जेएस, तो जब वो इंटरव्यू में जाएगा तो इंटरव्यूअर उससे नोड जेएस पूछेगा क्योंकि उसके रेज्यूमे में लिखा है। अब वो कहेगा कि मुझे नोड जेएस नहीं आता, तो इंटरव्यू सोचेगा कि इसने अपना रेज्यूमे कहीं से कॉपी पेस्ट किया, ही इज़ नॉट अ गुड कैंडिडेट, तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा उस बेसिस पे। सो हमेशा मेक श्योर करें कि अपने रेज्यूमे में जो कुछ भी लिखा है वो आपको आता हो, और अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो आपको करेंटली नहीं आता बट जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है तो उस चीज़ के बारे में पढ़ लें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेक प्रोजेक्ट्स। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कभी भी अपने रिज्यूमे में फेक प्रोजेक्ट्स मत लिखिए। आपके पास फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, आप एटलीस्ट दो अच्छे प्रोजेक्ट बना लीजिए और उसको अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। बट अब आप कहोगे भैया मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं फोर्थ ईयर में हूँ, अभी मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, क्या मैं फेक प्रोजेक्ट लिखूँ नहीं लिखूँ? तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो कि आप गिटहब चले जाओ या यूट्यूब चले जाओ, वहाँ से आप कोई अच्छे प्रोजेक्ट चूज़ करो जो कि अगर यूट्यूब वगैरह से कर रहे हो तो एक दो दिन में ही बन जाएंगे, तो उसको बनाओ, उसे रेज्यूमे में लिख दो और मेक श्योर करो कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है या लिखा है उसके बारे में एटलीस्ट आपको सारे नॉलेज हो। हम क्या कर सकते हैं कि अभी चैट जीपीटी वगैरह है तो आप रेज्यूमे या फिर अपने जो प्रोजेक्ट वगैरह है उसको चैट जीपीटी को दो, उससे कहो कि आप इंटरव्यूअर हो और आप हमसे सारे क्वेश्चंस पूछो और उस क्वेश्चन के आंसर भी आप करो। तो एक तरह से क्या होगा कि आप उन सारे क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा जो माइट बी एक इंटरव्यूअर आपसे आपका रिज्यूमे देखकर पूछे। सो इन शॉर्ट अपने रिज्यूमे में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है वो आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो उसे रिज्यूमे से हटा दीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि वो लिखें क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसा चाहता है। अब एक जॉब डिस्क्रिप्शन, एक रोल आया, इसके जेडी में ही लिखा हुआ है कि उसे नोड जेस चाहिए, तो आप चाह रहे हो कि आपको उस कंपनी में हो जाए तो आप नोड जेस लिखोगे। तो ये भी ट्राई करो कि आप नोड जेस का बेसिक्स पढ़ लो या बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ लो। ओके, अब अगर जेडी की बात करें तो जेडी तो मतलब किसी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर देखना चाहिए। ऑन कैंपस में सिंपल है, ऑफ कैंपस में क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि लिंक्डइन पे गए, किसी भी कैरियर पोर्टल पे गए और वहाँ पे जितने भी जॉब दिखा सब पे अप्लाई कर दिया। इट्स एक एग्जाम्पल ऑफ मी, जैसे कि मुझे फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है, फुल स्टैक आता है, एंड्रॉइड आता है, बट मुझे डेटा साइंस का कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, अब मैं लिंक्डइन पे गया और सारे जॉब्स पे अप्लाई करते जा रहा हूँ। उसमें बहुत सारे ऐसे जॉब होंगे जो डेटा एनालिस्ट पे होंगे, बट मैंने उसको भी अप्लाई कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि मान लेते हैं कि किसी डेटा एनालिस्ट के रोल में मेरा इंटरव्यू सिलेक्ट हो गया, मुझे इंटरव्यू के लिए ऑफर आया, तो मैं इंटरव्यू देने वहाँ पे गया। अब वो मुझे पाइथन से डेटा एनालिस्ट के एनालिसिस की चीज़ें पूछने लग गया, जैसे CNN पूछने लग गया, RNN पूछने लग गया। अब मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती, तो कहीं ना कहीं ये मुझे डीमोटिवेट करेगा कि मुझे नॉलेज कम है, मैं इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। सो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें, अपना रेज्यूमे अच्छा करें। रेज्यूमे पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, और कुछ रेज्यूमेस को हम लोग रिव्यू करेंगे। एट द एंड मैं एक टिप देना चाहूँगा कि ठीक है, रेज्यूमे या जेडी से हम लोग किस तरह इफेक्टिव इंटरव्यू दे सकें। तो जो पर्सनली मैं करता हूँ, आप क्या कर सकते हो कि आप एक डॉक बनाओ और उस डॉक में एक डिस्क्रिप्टिव रेज्यूमे बनाओ। डिस्क्रिप्टिव रेज्यूमे का मतलब आपके रेज्यूमे में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उसके अनुसार जो सवाल बन सकता है, जैसे आपने अगर लिखा है HTML, आपने लिखा है CSS, तो इनके ऊपर जो सवाल बन सकता है, जो इंटरव्यूअर पूछ सकता है, ऐसे सारे सवाल और उनके जवाब लिखे हो। इसके लिए आप चैट जीपीटी वगैरह या फिर सीनियर का हेल्प ले सकते हैं। इस डॉक में जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं उस प्रोजेक्ट का एक डिस्क्रिप्टिव थ्योरी हो, कंटेंट हो, जो कि आप बोलो। जैसे कि इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपका पहला प्रोजेक्ट यह है, इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए, तो वो डिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए इस डॉक में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। इससे क्या होगा कि
कि आप इंटरव्यू से आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले उस डॉक को अगर स्क्रॉल करके भी चले जाओ तो हाँ, आपको एक बार इंसाइट हो जाएगा कि ये चीज़ें आ सकती है, ये मुझे आता है। लेट्स मूव टू द थर्ड कॉमन मिस्टेक विच इज़ पुअर फर्स्ट इंप्रेशन। हम सब ये मानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन तो भाई मतलब इंपॉर्टेंट है। सब कहते हैं कि किसी से मिलो तो फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा हमेशा याद रहता है। अब एक एज्यूम्स, हाँ, तो फर्स्ट इंप्रेशन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर गलती क्यों होती है, जैसे कि अराइविंग लेट है। मान लेते हैं कि आपका इंटरव्यू 3 बजे शेड्यूल था और आप 3:05 पर पहुँचे, तो कहीं ना कहीं ये इंटरव्यूअर को थोड़ा गलत लगेगा। वो बार बार एचआर को कॉल करेगा कि भाई कहाँ है। सो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। सो मेक श्योर करो कि आप 3 बजे इंटरव्यू है तो 5 मिनट पहले ही लॉग इन करके बैठ जाओ। दूसरा है इनएप्रोप्रिएट ड्रेस, ये जो ऑनलाइन हो गया है, अब मोस्टली इंटरव्यू ऑनलाइन ही होती है, तो लोग कहते हैं कि यार ऑनलाइन में क्या ही है, टी शर्ट पहन लो, गमछा बांध लो। नहीं भाई, इंटरव्यू तब भी इंप्रेशन तो डालेगा एक ड्रेस आपका। सो मेक श्योर करें कि आप एक शर्ट पहन के ही बैठे, अगर शर्ट पहन के और वो आयरन हो, जैसे शर्ट किसी भी कलर का हो सकता है, वाइट हो, स्काई ब्लू हो, कुछ भी जो थोड़ा अच्छा लगे, नहीं लाल कलर के पहन के बैठ के। सो एक ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। थर्ड वन है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे मान लेते हैं आप किसी व्यक्ति से मिले और वो व्यक्ति आपको कहता है कि हाय पवन, आई एम आयुष। ओके, आप जस्ट मीट कर रहे हो, ये दोनों मिल रहे हैं, तो इसको कह रहा है कि हाय पवन, आई एम आयुष। तो क्या आप उसे ये कहोगे कि हाय पवन, हाय आयुष, आई एम पवन? नहीं ना, वो खुद ही कह रहा है कि आपका नाम, तो आप खुद अपना नाम रिपीट नहीं करोगे। तो यहाँ पर वही एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछे आपको इंट्रोड्यूस करते वक्त कि लाइक से हेलो आयुष, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो खुद आपका नाम ले रहा है, तो ऐसे केसेस में अपना इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए कि हेलो आई एम आयुष कुमार गनिया एंड देन गो विद द फ्लो। नहीं, ऐसे केसेस में हम क्या बोले फिर, तो आप बोल सकते हो कि एज यू नो माई नेम इज़ आयुष जगानिया, एंड फिर अपना कंटिन्यू कर सकते हो। और दूसरा केस जिसमें वो कहे कि ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसमें वो आपका नाम नहीं ले रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि या माई नेम इज़ आयुष एंड देन यू कैन गो विद द। सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर. So yeah, and also prepare an introduction for yourself. You can also write that in the previous doc, and make sure to write few points like your name, your what you are pursuing currently, your 1 or 2 past class like 11th, 12th or 10, and you can also meet a small set of your skill set and a part of your hobby which show your extracurriculum activity. अपने जब भी कोई तुम्हें वही कहे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो अपने इंट्रोडक्शन में ही अपने सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करने मत लग जाओ। हमारा इंट्रोडक्शन स्मॉल होना चाहिए, 1 से 2 मिनट में रैप अप करके ख़त्म करो। जब वो पूछे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, तभी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं अगर आप अपने इंट्रोडक्शन 5 मिनट 10 मिनट का करते हो तो इंटरव्यूअर फ्रस्ट्रेट हो जाता है आपके इंट्रोडक्शन से। सो ये छोटी मोटी गलतियाँ नहीं करनी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज़ अ नॉट लिसनिंग टू द इंटरव्यूअर। अपने इंटरव्यूअर को नहीं सुनना एक बहुत गलत चीज़ है। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल में भी दिया कि आप रिपीटेडली सेम क्वेश्चन आस्क कर रहे हो कि आपने क्या बोला था, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्यों सुनना चाहिए लिसनर को। तो इंटरव्यूअर जब भी आता है तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करते वक्त ऐसा बोलता है कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ आई हैव अ 5 year एक्सपीरियंस इन दिस कंपनी, या फिर वो कुछ ऐसा कहेगा कि बिफोर आई वॉज इन द सैमसंग एंड नाउ करेंटली आई एम वर्किंग इन द माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम द पास्ट 1 year। सो ये सब छोटी छोटी बातें, इसको हमको लिख लेना चाहिए, सब मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि एट द एंड जब 1 घंटे 1.5 घंटे का इंटरव्यू हो गया, सो वो पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो उस टाइम इसे नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछते हैं लोग कि या व्हाट इज़ द कल्चर ऑफ कंपनी, ये नॉर्मल सा पूछते हैं। तो ये सभी पूछ रहे हैं, आप भी यही पूछोगे तो आपने कुछ अलग नहीं किया। हमें इंटरव्यू में अगर सिलेक्ट होना है तो कुछ ना कुछ, देखो एक इंटरव्यू 1000 लोग दे रहे हैं, उस 1000 वन में ऑड वन आउट लगने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आप ही सिलेक्ट हो, बाकी नहीं हो। तो जब 1000 में से 999 लोगों ने पूछा कि व्हाट इज़ द कल्चर ऑफ कंपनी, ओके, और आपने पूछा कि सर एज यू सेड दैट यू हैव अ 5 year एक्सपीरियंस इन दिस कंपनी, सो व्हाट डू यू टेल, व्हाट डू यू फील अबाउट द कल्चर ऑफ कंपनी। या फिर सर एज यू सेड कि यू स्विच्ड फ्रॉम द सैमसंग to this company and you have 1 year experience in this company, so do you feel the work culture here is more good than your previous company। so क्या हुआ कि ये क्वेश्चन एक अलग तरह से फ्रेम किया आपने। इससे क्या हुआ कि इंटरव्यूअर को थोड़ा प्रोसेस करने का टाइम मिला उस सवाल को, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक
अच्छा आंसर देगा, और ये बात उसके दिमाग में बैठ जाएगी कि ऐसा कुछ सवाल पूछा गया था। क्योंकि नॉर्मल सवाल क्या होता है कि व्हाट इज़ द कल्चर ऑफ कंपनी, और इंटरव्यू को भी पता है कि यही पूछेगा, उसके पास इसका एक नॉर्मल सा आंसर है। बट अगर आप कुछ इवन आउट करें तो आपके सिलेक्शन के प्रोसेस बढ़ सकती है। तीसरा है कि किसी भी कंपनी में जो इंटरव्यू आप दे रहे हो तो उस कंपनी के बारे में एक बार जान लो, अबाउट द कंपनी पढ़ लो थोड़ा सा, ताकि इससे भी आप सवाल पूछ सकते हो। जैसे मान लो आप कोई सेमीकंडक्टर कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हो और अभी सेमीकंडक्टर का बूम आया है, ठीक है, आपको कोई पता है कि कोई XYZ प्रोजेक्ट है जो इंडिया में आया है या इंडिया की कुछ कंपनीज कर रही है, तो आप पूछ सकते हो इंटरव्यू से कि सर एज आई नो दिस कंपनी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो मेरे मन में ये सवाल है कि क्या ये कंपनी इस नए प्रोजेक्ट पे भी वर्क कर रही है। सो इससे इंटरव्यू को क्या लगता है कि ये बंदा होमवर्क करके आया है, ये बंदा कंपनी के बारे में जानता है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन द कंपनी। सो ये सब छोटी मोटी चीज़ें आपको इवन आउट कर देती है उस एक भीड़ में। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर कॉमन मिस्टेक विच इज़ टेकलिंग क्वेश्चन रॉन्ग। देखो, दो तरह के सवाल आते हैं टेक इंटरव्यूज़ में, एक या तो कोडिंग होगा या सब्जेक्टिव होगा। सिंपल है, सब्जेक्टिव होगा या तो कोडिंग होगा। अब कोडिंग में क्या होता है, मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोडिंग क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सवाल आया तो वो तुरंत जवाब देने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, सवाल को सुनना है, समझना है कि जो सवाल पूछा गया है और जो सवाल मैं सोच रहा हूँ, जो मैं सवाल समझा हूँ वही सही है या नहीं। सवाल एक दो बार डिस्कशन करो अपने इंटरव्यू से और समझने की कोशिश करो कि पूछना क्या चाहता है, अब इसको टैकल कैसे करें। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई एक सवाल पूछा और वो मान लेते हैं ट्यूशन पूछा, ठीक है, और आपने वो कर रखा है एकदम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे, आप फटाक से ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देना जाओगे। और मान लेते कोई दूसरा बंदा है, ठीक है, जो मुझे कॉल करता है, तो मैंने उसको सिखा दिया क्या करना है, तो वो क्या करता है, पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देता है। तो हमेशा कोडिंग क्वेश्चन का आपके पास आंसर हो तब भी इसको छुपा के रखो, बताओ मत। ऑप्टिमाइज आंसर आपके पास है, बताओ मत, आप पहले एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन दो उसको, ठीक है, उसके बाद जब वो बोले कि इसको ऑप्टिमाइज करो तब आप उसको ऑप्टिमाइज करो। इन दो केसेस में डिफरेंस क्या है, जब पहला वाला में सीधा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दिया तो इंटरव्यू को लगेगा कि इसने ये सवाल पहले कर रखा है इसलिए ये अभी कर पा रहा है, ठीक है। दूसरे केस में क्या लगा कि हाँ, इस बंदे ने एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन दिया, उसके बाद इसने थोड़ा टाइम लेकर एक अच्छा सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट निकाला, मतलब बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल है इसके पास। समझ रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों दोनों सिनेरियो में। सो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन दो, उसके बाद जब इंटरव्यू पूछे आपसे इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए तब ऑप्टिमाइज करो। और एक दूसरा क्या है कि सब्जेक्टिव में तो सिंपल है कि व्हाट इज पूछेगा या वाई इज पूछेगा, तो इसका सवाल आपको आता है तो दो, नहीं आता है तो मत दो। लेट्स से मान लेते हैं एग्जाम्पल की कोई आपसे पूछे कि IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है। अब दो तरह का केस हो सकता है, एक तो आपने ये पहले पढ़ा हो बट अभी याद नहीं हो, दूसरा हो सकता है कि आपने कभी सुना ही नहीं हो। तो ऐसे केसेस में नो बोल देना चाहिए कि मुझे नहीं आता, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके बाद कुछ भी जवाब दे रहे हैं गलत सलत, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू को फ्रस्ट्रेट कर देता है कि यार कुछ भी बोल रहे हो। तो अब भैया सीधा नो तो भी नहीं बोल सकते, इससे भी कि नो नहीं आता, तो ये भी गलत है। तो कैसे बोले, तो इसको बोलने के लिए पहला केस देखते हैं, जब आपको आता है आंसर बट आप भूल चुके हो तो आप ये कह सकते हो कि सर आई रेड अबाउट दिस बट करेंटली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट एट द एंड ऑफ इंटरव्यू और आफ्टर द इंटरव्यू आई विल गो थ्रू दिस क्वेश्चन। दूसरा बंदा कह सकता है कि सर आई हैवेंट नो अबाउट दिस टॉपिक और आई हैवेंट रीड अबाउट दिस टॉपिक बट आफ्टर द इंटरव्यू आई विल श्योरली रीड अबाउट दिस। ये हो गया, ठीक है। अब आस्क क्वेश्चन का क्या मतलब है कि इंटरव्यूअर हमेशा आपसे कहता है कि एट द एंड ऑफ इंटरव्यू कि क्या आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछो, तो मोस्ट ऑफ द केस में बच्चे नो कह देते हैं, तो नो ही कहना चाहिए। देखो क्या होता है कि हमेशा अपने इंटरव्यूअर के साथ एक कम्युनिकेशन बिल्डअप करना चाहिए। तो अगर आप उनसे सवाल पूछोगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन दोनों इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। तो हमेशा ही सवाल पूछो, जैसे कि कल्चर क्या है या फिर रोल के बारे में ही पूछो, तो कुछ ना कुछ सवाल आप पूछ सकते हो। हम जितने भी टॉपिक्स मैंने एक सिंगल टॉपिक निकाले, जैसे रेज्यूमे, JD, आस्क क्वेश्चन या इंट्रोडक्शन, इन सब के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियोस निकालेंगे, तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ ताकि आप उन सब चीज़ों को पढ़ सकें। सो या दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। अगर आपको लगता है कि कोई कॉमन मिस्टेक छूट गया मुझसे, या आपको लगता है कि कोई कॉमन हो सकता है या आपने फील किया हो, आप उसे कमेंट करो ताकि जो लोग आएँ वो उसे पढ़ सके। या आपके मन में कोई डाउट हो कि भैया मेरे पास मुझे ये दिक्कत आया था, मुझे ये मिस्टेक हुआ था, इसका सॉल्यूशन क्या है, आप उसे भी कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा कि उसका आंसर करें। और या अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा या फिर आपको मेरा थॉट प्रोसेस या मेरा जो कंटेंट है वो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड इट्स टाइम फॉर बोनस। ओके, सो अगर आप एंड तक बने हो तो आपके पास है बोनस। ये बोनस टिप क्या है कि जब हम इंटरव्यू में किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हाथों से एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ होता है,
या हाथों से एक्सप्लेन करते वक्त सामने वाला समझ पाए, ये भी थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए आप किस तरह का वाइट बोर्ड और पेन यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैं पेज मेकर यूज़ करता हूँ, एक एक्सटेंशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है कि आप कहीं भी, जैसे कि आप जब कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो स्क्रीन शेयर होता है, ठीक है, तो आप इसको कहीं भी लोड किया और वहाँ पे बनाए रख गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ट्री या फिर ग्राफ का सवाल है या लिंग्लिश का सवाल है, तो आप ऐसी चीज़ों को नोट बना कर बता सकते हो कि ये एक नोट है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक बच्चा जो उसको नहीं पता इस पेन के बारे में या कोई भी पेन के बारे में, तो वो क्या कर रहा है, वो हाथ से समझ रहा है कि यहाँ एक नोड है, यहाँ दो नोड है, यहाँ दो नोड है, इसका सम ऊपर गया, इसका सम ऊपर गया, इसका सम ऊपर गया, ऐसे कर रहा है, ठीक है। दूसरा बंदा है जो इस पेन का यूज़ कर रहा है और उसको स्क्रीन पे बना रहा है, जो इंटरव्यू देख पा रहा है, तो इंटरव्यूअर को कहीं ना कहीं पिक्चर दिख रहा है। सो यूजिंग अ पेन फॉर एक्सप्लेनिंग थिंग्स, यूजिंग अ वाइट बोर्ड और पेन फॉर एक्सप्लेनिंग थिंग्स is much better than doing just hand gestures. So yeah, this is all in this video.